हाँ भाई, क्लास 12 आपका चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेके आ गए। देखो सोचा क्या था, सोचा था 9th क्लास कवर करते हैं, बट अब देखो 9th की 2 वीडियोस डाल दी है और भी डाल देंगे, बट क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम बाकी है, तो सोचा है कि अपनी बायोलॉजी की जो वीडियो है वो ले आते हैं, आपके जो डाउट्स है वो कवर कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको चैप्टर में रिकैप नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ 25 मिनट में हम चैप्टर के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन भी जो बोर्ड में पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए, सब कवर करेंगे। देखो 5 नंबर का चैप्टर आता है, 5 से ज्यादा भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। करते हैं प्रिपेयर, शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखो भाई फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखो बहुत इजी चैप्टर है, आपने ये चैप्टर कई बार पहले भी पढ़ रखा है, चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कई बार हम इसमें बहुत इजी से क्वेश्चन जो कि एकदम फल्लू पल्लू से क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी अटक जाते हैं। तो अब इस रिवीजन के बाद में मेरे को लगता है शायद आप उसमें भी नहीं अटकोगे, तो फटाफट देखते हैं। देखो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नथिंग, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। क्या तो खुद के जैसा हो, जिससे स्पीशीज क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके, मतलब अपने जैसा एक इंडिविजुअल बनाना, अपने जैसा ही एक न्यू इंडिविजुअल बनाना, जिससे कि स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो एंश्योर हो सके। कई बार क्वेश्चन आता था छोटी क्लासेस में कि भाई रिप्रोडक्शन जरूरी है क्या। रिप्रोडक्शन जरूरी इसीलिए है कि आप स्पीशीज कंटिन्यू कर सको, अदरवाइज क्या होता, हमारा जो वंश है, हिंदी में अपन कहते हैं कि वंश है, तो आप ये जो कहानी सुनते हो ना, राजू सर की कहानी सुनते हैं ना अपन इतनी, तो वो जो है उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि अपन वो जो कहानियां कभी सुन नहीं पाते, क्योंकि वंश आगे नहीं बढ़ते। तो हमारे जो स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। 2 तरह का होता है, बचपन में पढ़ाई है, एसेक्सुअल सेक्सुअल, छोटी क्लासेस भी पढ़ लिया था, जिसमें सिंगल पेरेंट वो एसेक्सुअल, जिसमें 2 पेरेंट्स वो सेक्सुअल, जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे एसेक्सुअल, जिसमें गैमेट इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो एसेक्सुअल होता है उसमें क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या होता है, दे आर आइडेंटिकली सिमिलर, जैसे पेरेंट्स वैसे के वैसे उनके बच्चे, डॉटर्स, लेकिन इनमें आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होते। यहाँ पे क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है, वेरिएशन आता है। और देखो वेरिएशन आते हैं तो उससे क्या होता है, वेरिएशन आते हैं तो उससे आप एडेप्ट कर सकते हो। देखो एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा तो आप उसमें इजीली एडेप्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसमें होता है, तो बैक्टीरिया अमीबा वगैरह में होता है। ये कहाँ होता है, तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की पढ़ाई होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, एंश्योर करता है क्या, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी वो एंश्योर कर रहा है। सेकंड क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है जो आपका डीएनए उसको पास करता है ऑब्वियसली, जिससे कि थोड़ा बहुत वो सिमिलरिटी शो करता है अपने पेरेंट्स से। तीसरा क्या है, पॉपुलेशन साइज मेंटेन करना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो आपकी स्पीशीज है उसकी साइज को, उसकी कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है, देखो भाई सबसे पहले की बात करें कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो देखो हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स है। पहला क्या है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि जो फीमेल और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल और जो मेल गैमेट्स है वो फॉर्म कैसे होते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। दूसरा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है कि जो स्पर्म है वो कैसे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहा है, वो पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे हो रहा है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है और कैसे होता है, और जो बच्चा है वो डेवलप कैसे होता है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। पर मतलब 4 चीजें देख ली अपन, क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बड़ा सा इजी सा है, अपने पहले बहुत कुछ तो पढ़ रखा है, आपको आता भी है। थोड़ा सा एक बार वापस देख लो। सबसे पहले देखो क्या क्या है हमारे पास में, देखो टेस्टिस है, क्या काम होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है और एक सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, ये वाला पार्ट जहाँ पे क्या होती है, टेस्टिस होती है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका टेम्परेचर रेगुलेट करना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि भाई जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर की होती है, स्क्रोटम के अंदर क्यों लोकेटेड होती है, बिकॉज इनको चाहिए लो टेम्परेचर, बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए, और इसीलिए ये बॉडी से बाहर स्क्रोटम में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एपिडिडाइमिस। देखो एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसका काम होता है स्पर्म को मैच्योरेट कराना। जैसे ये जस्ट टेस्टिस के ऊपर वाली जो ये चीज है इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इसका काम होता है स्पर्म को मतलब स्पर्म को मैच्योर करेगा, उसको आगे हेल्प करेगा, प्लस स्टोर करके रखेगा। जैसे ये प्रोड्यूस करना फिर वहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस जो है ये आपका वास्ट डिफरेंस यहाँ से, ये यहाँ से लेके जाएगा, उसके बाद में आगे आपकी जहाँ क्या कहते हैं, ओके थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गलत लोकेट हो गया ना, हाँ जी, टेस्टिस को उन्होंने गलत जगह लोकेट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। वास्ट डिफरेंस जो है वो आप उनका काम क्या हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस को काम क्या हो जाएगा, जो आपके स्पर्म है उनको लेके जाना टेस्टिस से कहाँ, आपके यूरेथ्रा तक। पेनिस का काम आपको बताइए, यहीं से इसका इजैकुलेशन होता है और यहीं से टेस्ट जो स्पर्म है वो बाहर इजेक्ट होते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। देखो 3 एसेसरी ग्लैंड्स भी इसमें, एसेसरी ग्लैंड मतलब जो ये सब काम कराने के डिविजन में हेल्प करती है। क्या क्या है, देखो पहला क्या है, फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होती है, ये सेमिनल फ्लूइड मतलब एक व्हाइटिश कलर का एक फ्लूइड जो है उसको रिलीज करती है, जो कि क्या रिलीज करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है मेनली। देखो अब जो आपका स्पर्म है, स्पर्म को मूव होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसकी एनर्जी का जो भी ध्यान है वो कौन रखता है, सेमिनल वेसिकल रखता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, इट इज अ सेमिनल फ्लूइड। नेक्स्ट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करती है, जो कि जो एसिडिटी है, जो भी अगर कोई एसिडिक मीडियम है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम इसका है, ठीक है। और स्पर्म की मोटिलिटी को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये स्पर्म मोटिलिटी को अच्छा करता है। और स्पर्म मोटिलिटी का क्या मतलब है, स्पर्म मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म इजीली मूव कर पाए जब वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट होगा। नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, क्या करता है, इसका काम होता है लुब्रिकेट करना। लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, ताकि भाई वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। तो ये एक लुब्रिकेटिंग म्यूकस सीक्रेट करता है ताकि वो जो चीज है वो इजीली क्या हो सके, रिलीज हो सके, ठीक है जी, मतलब मूव कर सके, ठीक है। तो ये आपकी वो चीजें हैं, बड़ी ईजी है, तो आपने पहले भी आपको पता होगी, आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो ये भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने पहले पढ़ा है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो ये आपके फंक्शंस क्या है, ये होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम इसके आगे जब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का रोल पढ़ेंगे। इसके अंदर सर्टोली सेल्स होती है, एक होता है आपके लेडिंग सेल्स होती है, वो दोनों कुछ रिलीज करवाती है, हार्मोन रिलीज करवाती है, और उनसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है सर्टोली सेल, जो कि सपोर्टिंग सेल्स के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम से पता पड़ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म प्रोड्यूस करना, स्पर्म को बनाने में कौन हेल्प करता है, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का रोल दिख रखा है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करना, कि जो आपका वो स्पर्म मतलब जो स्पर्म है वो इजीली क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, दो तरह की सेल्स होती है, एक लेडिक सेल और एक आपकी सर्टोली सेल, ये याद रखना। वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, इतना कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट देखो, देखो ये है प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या होता है उसमें, तो हमें बताना है। वो बड़ा इजी प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, एक बार में आपको याद हो जाएगा जहां तक मेरे को लगता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ से कंफ्यूज नहीं होना है, हम स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये 2n होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। इसके अंदर मियोसिस होगा। देखो मियोसिस दो फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में स्पर्मेटोगोनिया विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है नाउ दे हैव बिकम व्हाट, हैप्लॉइड, ये n हो गया है। ठीक है, पहले 2n था, 2n से n हो गया, लेकिन आपको पता होगा मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। उसके बाद में जो बनता है दैट इज योर स्पर्मेटिड्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटिड्स बन गए, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, राउंड सेल्स होती है, और उसके बाद में वो स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। जो राउंड सेल्स है उनके ऊपर एक बड़ी सी टेल आ जाएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ऐसा है, क्वेश्चन आ जाए तो मजे आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, देखो स्टेजेस, मैंने आपको बताई थी। देखो स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस क्या है, अब ये जो आपने पढ़ा है ना कि 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, तो ये कौन कौन सी स्टेज में होता है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज का क्या मतलब है, देखो बेटा ये जो आपकी सेल्स है, जो 2n डिप्लॉइड सेल्स है, अभी इनको अपना नंबर बढ़ाना है, दे हैव टू इंक्रीज देयर नंबर। नंबर इंक्रीज कैसे होता है, हम माइटोसिस करवाते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस होगा, हम सबने पहले पढ़ा है। अगर मियोसिस होता है तो नंबर हाफ हो जाता है, जो कि हम यहाँ करते हैं। माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो हम सबसे पहले देखो, आपके पास में स्पर्म का नंबर बहुत कम है, आपको नंबर बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, माइटोसिस कराओगे। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं एक साथ, तो आप नंबर बढ़ाओगे। तो नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, माइटोसिस। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, नाम से पता पड़ रहा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला फेज माइटोसिस, जिसमें नंबर इंक्रीज होगा, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। उसके बाद में आता है ग्रोथ फेज। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो बन गए हैं उनके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, मतलब मियोसिस 1। कितना इजी है सर, बस नाम से पता पड़ जाता है। उसके बाद में आ जाएगा आपका मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ, ग्रोथ हुआ, मैच्योर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस 2, जो भी हमने पहले पढ़ा था, बस वही है। और मियोसिस 2 में हैप्लॉइड बन जाएगी, यहाँ क्या रहेगी, अभी भी डिप्लॉइड ही रहेगी। और लास्ट में आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन फेज, जिसमें जो आपकी स्पर्मेटिड्स है वो क्या बना लेगी, स्पर्मेटोजोआ। मतलब जो आपकी स्पर्मेटिड्स थी उनके आगे से टेल डेवलप हो जाएगी, और वो क्या बना लेगी, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज योर स्पर्म्स। बड़ा इजी सा प्रोसेस है, ध्यान से याद रखना, नाम से पता पड़ता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर मियोसिस 1 दैट इज ग्रोथ फेज, मियोसिस 2 दैट इज मैच्योरेशन फेज, एंड योर लास्ट डिफरेंशिएशन फेज, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। अब ये क्या है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, तब हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो हार्मोन्स है वो आपके रिलीज होते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस में से। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारी ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपके ब्रेन में होता है। ये क्या रिलीज करवाता है, ये रिलीज करवाता है GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये GnRH जो है ये दो तरह के हार्मोन्स को आगे काम करवाएगा। पहला है FSH, दूसरा है LH। FSH क्या करता है, FSH आता है सर्टोली सेल के पास में। सर्टोली सेल का नाम ही हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सर्टोली सेल मतलब सपोर्टिंग सेल। तो ये सपोर्ट करेंगे किसको, आपके स्पर्म को, स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। और LH जो है वो जाएगा किसके पास में, लेडिंग सेल के पास में। ये क्या करवाते हैं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, जो सेक्स हार्मोन है, उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। तो GnRH, FSH और LH गया लेडिंग सेल के पास, लेडिंग ने जाके किसको रिलीज करवाया, आपके टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, और FSH किसके पास गया, सर्टोली सेल के पास में, इसने क्या करवाया, आपका स्पर्म प्रोडक्शन करवाया। बहुत इजी सा है, ध्यान रखना इसको। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लासेस में क्लास 10 में फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ बेटा, ब्रेन को किसी ने ये तो मतलब पिट्यूटरी के पास में ये तो सिग्नल चला गया कि भाई GnRH रिलीज कराओ ताकि FSH रिलीज हो, और FSH रिलीज हो तो ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके, स्पर्म मैच्योर हो सके। लेकिन अब इसको रुकने का कौन रहेगा, ये तो बनाता रहेगा FSH, और अगर FSH बनते रहेंगे तो स्पर्म बनते रहेंगे। रुकने का तो बोलना पड़ेगा ना, अब रुकेगा नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो रुकने का बोलने के लिए आपकी जो सर्टोली सेल है वो क्या करवाती है बेटा, वो एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन का नाम क्या है, इनहिबिन का मतलब ही सर यही है कि किसी चीज को रोकना, इनहिबिट करना। तो ये जो हार्मोन है, ये इनहिबिन जो है ये वापस जाता है आपकी पिट्यूटरी के पास।
और ये क्या कहता है, पिट्यूटरी के पास जाके कहता है, उसको नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई साहब अब रुक जाओ, अब आप एफएसएच रिलीज मत करो। अगर एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो आपके क्या रिलीज नहीं होंगे, स्पर्म रिलीज नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सा है। कौन कौन से हार्मोन, सबसे पहला जीएनआरएच, जीएनआरएच ने किसको बोला, एफएसएच को, और किसको बोला, एलएच को। एफएसएच किसके पास गया, सर्टोली के पास में, एलएच किसके पास में गया, लेडी के पास में। सर्टोली सेल ने क्या स्टिमुलेट करवाया, स्पर्मेटोजेनेसिस, लेडी ने क्या करवाया, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज। और जब ये सब हो गया तो सर्टोली ने फिर रिलीज किया इनिबिन, इनिबिन वापस गया, उसने बोला कि अब थम जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अब ये भी कुछ है तो सिमिलर जैसे ही ना, इसमें भी हार्मोन्स का रोल होगा, इसमें भी ओवरीज है जो रिलीज करती है, वहाँ टेस्टिस था, यहाँ ओवरीज है जो फीमेल गैमेट रिलीज करती है। इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये पढ़ेंगे कि इसमें एक साइकिल भी चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इजी, इसका स्ट्रक्चर, ओवरीज होती है जो कि ओवा प्रोड्यूस करती है, फेलोपियन ट्यूब होती है ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, जिसका काम क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है ना बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो है ना आपका ये पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। और यहाँ क्या होता है, इम्प्लांटेशन। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो किसका होता है सर, एम्ब्रियो का। देखो 3 एमसीक्यू के आंसर है यहाँ पे। पहला, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपके फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है सर, यूट्रस में। तीसरा, किसका होता है, एम्ब्रियो का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा इसमें क्या है, मेन फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। देखो वहां पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था, यहाँ हम बोलते हैं oogenesis। कितना सिंपल है, स्पर्म प्रोड्यूस होना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग प्रोड्यूस होना तो oogenesis, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, ये जो पार्ट है यहाँ से स्पर्म रिसीव होगा। तीसरा क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यहाँ पे जो ओवम है, या सॉरी यहाँ पे जो आपका ओवम है वो फर्टिलाइज होगा। फोर्थ क्या कह रहा है, इम्प्लांटेशन, यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है, पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड का बर्थ। ये याद रखना वर्ड, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड का बर्थ होना। तो चाइल्ड का बर्थ, उसके बाद में चाइल्ड का बर्थ होगा, और लास्ट में आपका आएगा लैक्टेशन पीरियड, जब आप उसकी मतलब वही मदर जो है उसको मिल्क वगैरह पिलाती है, दैट इज लैक्टेशन पीरियड, पेरेंटल केयर जिसको हम देते हैं। ये जो है ओवरी का डायग्राम है, ये आपके मेमोरी ग्लैंड मतलब जो ब्रीस्ट होती है उनका डायग्राम है। जैसे ही ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपके मेमोरी ग्लैंड भी डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब आपके है नहीं, ये है, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं ध्यान से। एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सुन लेना। ये भी मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो लैक्टेशन पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज मिल्क बनाना, तो भाई मिल्क पिलाएंगे, जैसे मिल्क निकलेगा तो पिलाएंगे ना। तो मिल्क बनाने के लिए क्या होता है, इनके पास में एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो कि थोड़ा सा फैट प्रोवाइड करते हैं, प्लस यहाँ से पीछे जो एल्वोलाई है ये मिल्क खाएगा। मिल्क जो है डक की हेल्प से और निप्पल की हेल्प से जो है वो बेबी के पास पहुंच जाएगा, बेबी उसको इजीली क्या कर पाएगा, फिर सक कर पाएगा और यूज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये कई लोगों को समझ ही नहीं आता, पर हमें आना चाहिए, और आपको 100% आएगा, बिकॉज आपको पढ़ा कौन रहा है, संदीप सर बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके बाद में वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से बड़े फॉलिकल्स बन जाते हैं। उसके बाद में जो फॉलिकल है वो आपका मैच्योर हो जाएगा। जब ओव्यूलेशन होना होगा, मतलब जब एग रिलीज होना होगा, तो ये आपका जो फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल था वो हो जाएगा रप्चर, वो ब्रेक हो जाएगा। और इस फॉलिकल्स को रप्चर होने के बाद में यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, आपका ओवम। इसके बाद में कॉर्पस लूटियम, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में हम पढ़ेंगे। बड़ा इजी सा है ओवरी का स्ट्रक्चर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर होगा फॉलिकल, उसके बाद में ओव्यूलेशन के टाइम में फॉलिकल हो जाएगा रप्चर, मतलब ये जो फॉलिकल था ये रप्चर हो गया, और यहाँ से आपका जो ये ओवम होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर, बस इतना ही था आपको, बस ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा क्या है, देखो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, मैच्योर ओवा प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे जाके स्पर्म इनसे फ्यूज करते हैं। इस केस में वहां पे हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन होता है, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे सर होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देयर आर 2 फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि इन सारे प्रोसेस में प्लस फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, ठीक है। आगे देखो, हाँ जी, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। अब हम ये पढ़ेंगे कि ओवम बनता कैसे। तो देखो ओवम बनने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हम इसमें एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि जब बच्चा मदर के पेट में होता है ना, उस केस में भी उस बच्चे के अंदर बहुत बड़ा रोल हो रहा है। हम डॉटर्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, मेल्स के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल्स के अंदर तो जब वो बड़े होंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एक एज के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ओवम प्रोडक्शन का, वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब वो मदर के पेट में तभी स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जो ये oogonia है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस मतलब उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है सबसे पहला। और ये जो माइटोसिस होगा तो ये oogonia क्या बना लेंगे, प्राइमरी oocyte। ये भी अभी भी क्या है, डिप्लॉयड। सबसे पहला क्या था, oogonia से क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इट बिगेन मियोसिस 1 बट स्टॉप्स इन प्रोफेज 1 बिफोर बर्थ। ये सब अभी भी कब बात चल रही है, जब बच्चा पेट में है। क्या हुआ, सबसे पहले oogonia से प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte जो है इस केस में हुआ क्या था, माइटोसिस, मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, जब एक फीमेल जब मदर के पेट में होती है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उनमें एग्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, oogonia बहुत सारे होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस 1 डीजनरेशन का प्रोसेस होता है, और जब वो बर्थ देती है तो उनके जो एग्स का नंबर होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, और इसीलिए वो हर मंथ सिर्फ एक ही एग रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। अभी भी ये भी कब हो रहा है, जब बच्चा पेट में ही है।
तो मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 जो होता है, मियोसिस में आपने पढ़ा होगा ना सेल साइकिल में कि उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो। तो प्रो फेज 1 में ही अटक जाता है, वो आगे नहीं होता, वो बाद में कंटिन्यू करेगा अपने आप को, मतलब वो अपने आप को यहाँ पे क्या कर लेता है, स्टॉप कर लेता है। अब जो बच्चा है उसका बर्थ हो चुका है, बर्थ होने के बाद में किस फॉर्म में है, प्राइमरी oocyte, जो कि डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब जो कि रुका हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, इनएक्टिव है। डोरमेंट फॉर्म में क्या है, प्राइमरी oocyte। अब जब बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आएगी, मतलब जब वो हिट करेगा, वो एज जब एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, तो जब वो एज आएगी तब ये जो मियोसिस का प्रोसेस जो कि रुका हुआ था, मियोसिस 1 का जो प्रोसेस जो कि रुका हुआ था, मियोसिस 1 का प्रोसेस जो रुका हुआ था वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो आपकी प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 करना स्टार्ट करेगी। कब करेगी, हर महीने में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 यहाँ से जो आए हैं ये प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस होता है हर मंथ एक, और जब मियोसिस होगा तो वो एक को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। मियोसिस जब होगा तो ये जो आपका प्राइमरी oocyte था ये आपके डिवाइड हो जाएगा सेकेंडरी oocyte प्लस एक छोटी सी पोलर बॉडी होती है। पोलर बॉडी क्या होती है, देखो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये इस प्राइमरी oocyte का बहुत छोटा सा पार्ट है। जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने गौर किया, ये क्या थे, डिप्लॉइड 2n था, यहाँ क्या हो गया देखो, हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे n हो चुका है। मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ शुरू हुआ था, रुका हुआ था, यहाँ के कंप्लीट हो चुका है, सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर आगे क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा, बिकॉज हमें पता है मियोसिस जो होता है वो 2 फेज में होता है। तो मियोसिस 1 तो यहाँ हुआ जब सेकेंडरी oocyte बना, अब मियोसिस 2 होगा, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम है, मियोसिस 2 होगा जो कि अपनी मेटाफेज 2 में ही रुक जाएगा। वहां रुका था मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, यहाँ रुक गया मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में रुक गया। वहां प्रो में रुका था या मेटाफेज में रुक गया, अब मेटाफेज में रुक चुका है। सर अभी फिर क्यों रुका, ये अपने आप को तब कंटिन्यू करेगा जब क्या प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। जब ओव्यूलेशन होना होगा ये मियोसिस 2 अपने आप को आगे कंटिन्यू करेगा, क्या रिलीज करवा देगा, आपका मैच्योर ओवम। क्या रिलीज करवाएगा, मैच्योर ओवम। साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी और फर्स्ट पोलर बॉडी, दोनों ही होगी। यहाँ पे देखो पोलर बॉडी के साथ में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द फेट ऑफ द पोलर बॉडी, मतलब पोलर बॉडी का फीचर क्या है, कुछ भी नहीं है सर। पोलर बॉडी विल डीजनरेट, वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं बहुत शॉर्ट में, देखो बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले हमारे पास में क्या थे, ओगोनिया थे, कितने थे सर, 2n में थे। कब थे, जब बच्चा क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। इनमें क्या हुआ सर, माइटोसिस हुआ, नंबर बढ़ाना था, क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अभी भी क्या है, 2n है, लेकिन ये जो है वो माइटोसिस 1 में क्या हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। ये माइटोसिस 1 की प्रो फेज में ही अटक चुके हैं। ये कब कंप्लीट करेंगे, जब ये प्यूबर्टी हिट कर लेंगे। जब प्यूबर्टी हिट होगी हर महीने एक एग मियोसिस माइटोसिस, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, दिस विल बी योर मियोसिस 1। मियोसिस 1 में अटक चुके हैं, हर महीने जब एक एग रिलीज होगा तो उसमें मियोसिस होगा। ये प्राइमरी oocyte फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और इसके साथ में क्या रिलीज होती है, पोलर बॉडी, ठीक है। फिर से एक प्रॉब्लम, ये दोनों किस में अटक गए, मियोसिस के सेकंड फेज के मेटाफेज सेकंड में। ये मेटाफेज में अटक चुके हैं, ये अटका था किसमें, प्रोफेज में, ये किसमें अटक गया, मेटाफेज में। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने आप को तब डेवलप करेगा, तब ये साइकिल फिर चलेगी जब क्या होने वाला होगा, फर्टिलाइजेशन। जब ओवम रिलीज करना होगा, जब ओव्यूलेशन करना होगा, तब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो एक मैच्योर ओवम में रिलीज करेगा अपने आप को। यहाँ से एक सेकंड पोलर बॉडी और बनेगी, फर्स्ट यहाँ बनी थी, दिस इज योर फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज योर सेकंड पोलर बॉडी। ये दोनों ही क्या हो जाएगी, डीजनरेट, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो बॉडी के बाहर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। की फीचर्स क्या है, ये कब होता है, जब फीटल का डेवलपमेंट, जब वो बच्चा है, ये ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तब होता है जब वो बच्चे की फॉर्म में है। वो टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है, जब वो बर्थ जैसे होने वाला था तब वो चीज रुक जाती है। वापस कब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी आएगी और वो फिर रिज्यूम करने लगेगी मंथली साइकिल के फॉर्म में, हर महीने में एक बार अपने आप को रिज्यूम करेगी। उसके बाद में फंक्शनल ओवम जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जो नॉन फंक्शनल बॉडी है उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। जो फंक्शनल होता है वो ओवम, और ये जो नॉन फंक्शनल है ये आपकी पोलर बॉडी। ये पहली, ये दूसरी, ये सेकेंडरी oocyte। बड़ा इजी सा है, बहुत इजी है, बस ध्यान रखना कि कुछ मिक्स मर्ज ना कर दो। सबसे पहला प्राइमरी oocyte, सबसे पहले ओगोनिया जब बच्चे पेट में, फिर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को अटक चुका है कौन से, मियोसिस फेज, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज से वो जब मंथली साइकिल आएगी तब वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी। उसमें मियोसिस फर्स्ट जो है वो अपने आप को कंटिन्यू करेगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा। मियोसिस सेकंड जब होगा तो मियोसिस सेकंड जो है अपने आप को फिर से अरेस्ट कर लेगा किसमें, मेटाफेज सेकंड में। वो कब चलेगा, जब फर्टिलाइजेशन करना है, जब ओवम रिलीज करना है। और मैच्योर ओवम जब रिलीज होगा तब सेकेंडरी oocyte, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो मैच्योर ओवम में रिलीज हो जाएगा, साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी और आएगी। ये दोनों पोलर बॉडी जो है वो बाद में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बहुत इजी है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ध्यान से सुनो। मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये फर्स्ट टू 4 डेज जो होते हैं ना, 4-5 दिन की साइकिल आती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस केस में क्या होता है, आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है, जो ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग थी, ये वाली जो लाइनिंग थी जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम जो होता है ना, तो एंडोमेट्रियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, मतलब वो यहाँ से हट जाएगी और वो शेड हो जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी वेजाइना से।
ठीक है। और इस केस में जो आपके हार्मोन का लेवल जो वो भी क्या हो जाता है कम। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। ये जो साइकिल है वो 4-5 दिन चली, उसके बाद में आपका आता है वापस से फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब क्या रिलीज होता है? एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये देखो, ये वाला फेज, ये वाली जो जगह है ना, जो फॉलिकल को वो जनरेट कराएगा, वो हो रहा है वहां पे। एफएसएच जो है वो फॉलिकल यहाँ से रिलीज करवाता है। आपका जो ये क्या कहते हैं, जो फॉलिकल है वो ब्रेक होकर यहाँ से रिलीज करेगा। बाद में जब नेक्स्ट स्टेप में हम ओव्यूलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ से ओव्यूलेशन रिलीज हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ है एफएसएच के सिक्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो वापस फॉलिकुलर फेज आया, इसमें एफएसएच ने स्टिमुलेट किया फॉलिकल की ग्रोथ को, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ने लगे और यूट्रस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यूट्रस की लाइटिंग पहले तो खत्म हो गई और यूट्रस अब अपने आप को वापस प्रिपेयर करी ताकि नेक्स्ट इंप्लांटेशन के लिए अपने आप को रेडी रख सके। इसके बाद में ये कुछ दिन ये चला, आपके फॉलिकल्स बन गए, फॉलिकल मैच्योर हो गए। अब प्रोसेस आएगा किसका? ओव्यूलेशन को। एग रिलीज होगा, एग रिलीज होगा तो फॉलिकल जो है वो तो रप्चर हो जाएगी। उसके बाद में एग रिलीज हो जाएगा और जो आपकी एलएच होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, वो आपके इस एग को ओव्यूलेशन को ट्रिगर कराने में हेल्प करता है। ये याद रखना, एलएच जो है इट हेल्प्स इन द ट्रिगरिंग ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द एग, ठीक है। और इस केस में फर्टिलाइजेशन होने के मतलब उस फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इस 28 दिन के साइकिल में, इस ड्यूरेशन में उस फीमेल के फर्टिलाइज होने के मतलब प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ओव्यूलेशन हुआ, इसके बाद में आएगा आपका ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या होगा कि भाई कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेट हो जाएंगे। क्यों सीक्रेट हुए? ताकि जो आपकी लाइनिंग है, जो आपकी ये यूट्रस लाइनिंग है, ये प्रिपेयर हो सके किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका कॉर्पस ल्यूटम बना, आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने लाइनिंग को प्रिपेयर कर लिया कि भाई एग आने वाला है, अपने को उसको क्या करना है? इंप्लांट करवाना है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो हो जाएगा डीजनरेट, हो जाएगा खत्म। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर से कौन सी साइकिल आ जाएगी? आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये चलता है आपका पूरा 28 डेज। स्टार्टिंग के 4-5 डेज का होगा मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद में 3 दिन क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। उसके बाद में कुछ नेक्स्ट 14 डेज तक क्या होता है? ओव्यूलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी 28 डेज जो वाली साइकिल है, मतलब जो लास्ट के कुछ डेज है उसमें ल्यूटल फेज चलता है। कुछ नहीं होना है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और वापस ये साइकिल क्या हो जाएगी? आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपका ये है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड योर ल्यूटियल फेज, ठीक है। बड़ा इजी सा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है? अब इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं, शॉर्ट में करते हैं। ओव्यूलेशन मींस रिलीज होना सेकेंडरी oocyte का। आपको याद होगा अगर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी। इस सेकेंडरी oocyte से जब एग ओवम रिलीज होता है, जब सेकेंडरी oocyte से ओवम रिलीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओव्यूलेशन। कब होता है? 14th डे होता है, जो 28 डेज की साइकिल है उसके जो 14th डे होता है उसके अराउंड ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद में इस केस में सबसे ज्यादा जो हार्मोन ट्रिगर होता है वो कौन सा होता है? एलएच। अगर आप उस डायग्राफ को ध्यान से देते तो एलएच का जो था सबसे ज्यादा था, एफएसएच जो था वो नॉर्मल था। तो एलएच जो होता है वो ओव्यूलेशन को करवाने में हेल्प करता है। चौथा, फर्टिलिटी रिप्रेजेंट द मोस्ट फर्टाइल पीरियड फॉर अ फीमेल। मतलब ये ऐसा टाइम है जब फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखो आपका क्या है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? आपके ओविडक्ट में हमने बात की थी, फर्टिलाइजेशन हुआ है देखो यहीं से। मतलब ये जो आपका जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट है ये 2 सेल स्टेज से 4 सेल बनाएगा, फिर एक मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। मतलब ये देखो, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट, फिर ये एम्ब्रियोब्लास्ट और ये ब्लास्टोसिल। ये जो लेयर है बार बार ये ब्लास्टोसिल, ये आपके हो गए एम्ब्रियोब्लास्ट और ये बीच वाला जो खाली पार्ट है क्या हो गया? ट्रोफोब्लास्ट। जाइगोट बनता है, जाइगोट से 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर मोरुला दैट इज डे 3 एंड डे 4। उसके बाद में बनता है ब्लास्टोसिस्ट दैट इज डे 5 एंड डे 6। उसके बाद में आपका जाके यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब देखो इम्प्लांटेशन के केस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक मदर जैसा वर्क करती है, उसका नाम है प्लेसेंटा। क्या करती है प्लेसेंटा? क्या होता है? आपको अगर ये वाला एरिया दिख रहा हो, ये वाला एरिया, ये मान लो ये आपकी ये मतलब ये इस तरह से यूट्रस की लाइनिंग है, ये आपका प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा से देखो, प्लेसेंटा के अंदर कितनी सारी ब्लड वेसल्स है और यहाँ से एक कॉर्ड निकलती है जो कि बच्चे से जाके अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है देखो पीछे से ब्लड वेसल है, प्लेसेंटा इनसे क्या लेगा? जो भी फूड वगैरह लेना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेना है, जो बच्चे को देना है वो इनसे लेगा और वापस जो वेस्ट है वो भी इन्हीं को दे देगा। तो प्लेसेंटा को हम मतलब इट वर्क लाइक अ मदर ऑफ अ बेबी। जब बच्चा पेट में है तो जितना बाहर वाली मदर उसको हेल्प नहीं कर रही, ठीक है, वो अच्छा खाएगी तो उसको अच्छा मिलेगा, बट अंदर जो उसका मेन उस बच्चे का जो ध्यान रख रहा है, जो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो कौन होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा यूट्रस लाइनिंग के उधर होता है, इससे एक कॉर्ड निकलती है, इसको बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। इस अम्बिकल कॉर्ड से उस बच्चे के अंदर सारे प्रोटीन्स आते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो भी उसको चाहिए सब कुछ जाता है। प्लस इसी अम्बिकल कॉर्ड से वेस्ट भी क्या होता है? रिमूव होता है। ध्यान रखना ये, तो वेस्ट रिमूव भी अम्बिकल कॉर्ड से होता है और जो चीजें जानी है वो भी यहीं जाती है। देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या क्या है। फर्स्ट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, जो न्यूट्रिएंट्स सही बच्चे को वो देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, CO2 का रिमूव करना, वेस्ट का रिमूव करना, बिकॉज देखो बच्चा डेवलप हो रहा है, किडनी विडनी बनेगी, वो भी वेस्ट बनाना स्टार्ट करेगा तो उसको भी रिमूव करना, तो वो रिमूव होगा। प्लस हार्मोन के सिक्रेशंस भी
ये सब होंगे, और ये आपके प्लेसेंटा का काम है, इसलिए प्लेसेंटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है जी। अम्बिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिकल कॉर्ड को देखो क्या कहते हैं, इट इज अ लाइफ लाइन बिटवीन द प्लेसेंटा ऑफ द एंड द फीटस। ये जो प्लेसेंटा है और ये जो बच्चा है, इनके बीच की जो लाइफ लाइन है, इनको जिसने जोड़ रखा है, दैट इज योर अम्बिकल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बड़ा इजी सा है। अगर कोई पूछ ले तो आप प्लेसेंटा के बारे में मन से बहुत कुछ लिख सकते हो कि प्लेसेंटा यूट्रस लाइनिंग पे होता है, इसके पीछे ब्लड वेसल्स होती है, ये क्या लाएगा, ये बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब लाएगा, उस बच्चे को देगा, किसके थ्रू देगा, अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू देगा, बच्चे से वापस ये सारी चीजें मतलब वेस्ट ले लेगा, CO2 ले लेगा, सब कुछ वापस ले लेगा, हार्मोन्स वगैरह चाहिए, बच्चे को एंटीबॉडीज देनी, कुछ भी देना, तो सब इस प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये कुछ भी नहीं है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो क्या होता है, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। इम्प्लांटेशन से शुरू होती है, 4th वीक में एम्ब्रियो बन जाता है, 8 वीक में ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फीटस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जो आपका बेबी है वो 4th मंथ में, मतलब वो मदर के पेट में मूव करना, मतलब बॉडी के बाहर के मूव करना नहीं, मदर के पेट में मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में 7th मंथ में वो अपनी आईज ओपन कर लेता है, और 9th मंथ जिसको हम बोलते हैं फुल टर्म, वो उस टाइम रिलीज, मतलब वो बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। जब एंड होता है, जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। जब मदर चाइल्ड को बर्थ देने का टाइम आ जाता है, जब 9th मंथ कंप्लीट होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ट्विंस, ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके कोर्स में। टाइप्स ऑफ ट्विंस क्या होते हैं? देखो 2 तरह के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब है एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बन गए। ये आपको देखो यहाँ दिखा रहा है, एक ही जाइगोट था, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है और 2 आगे जाके ट्विंस बन गए, तो उनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, जिनके अंदर डीएनए सेम होता है। दे हैव आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज दे हैव सेम डीएनए, क्योंकि वो एक ही ओवम के अंदर है। लेकिन डाइजाइगोटिक क्या होता है? जब 2 अलग अलग ओवम हो, 2 अलग अलग न्यूक्लियस हो, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नोन एज डाइजाइगोटिक। दे आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। सो बड़ा सिंपल है, जेनेटिकली सिमिलर कब होगा? जब मोनोजाइगोटिक, और जेनेटिकली डिफरेंट कब होगा? तब डाइजाइगोटिक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपका लास्ट रैपिड रिवीजन क्या है, देखो हमने वापस शॉर्ट में देख लेते फटाफट। हमने स्पर्म प्रोडक्शन पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, ठीक है, हमने ओवम प्रोडक्शन पढ़ा। ये याद रखना, सबसे पहले oogonia, oogonia से आपका क्या बना? प्राइमरी स्पर्म, प्राइमरी oocyte बना। ये अटक गया किसमें? मियोसिस 1 में। इसके कौन से वाले फेज में? प्रो फेज में। प्राइमरी से क्या बना? सेकेंडरी बना। मियोसिस 2 हुआ यहाँ पे, वो अटक गया किसमें? मेटाफेज में। और सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है? आपका ओवम बनता है। यह बनती है सेकेंडरी पोलार बॉडी, और यह बनती है फर्स्ट पोलार बॉडी। याद रहेगा, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्या है भाई, आपकी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, याद रखना, पता है हमें ऑलरेडी। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। बाद में प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद में आता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज रेगुलेशन बाय द हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? FSH होता है, LH होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले क्या होता है इसमें? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल के बाद में FSH वाला फेज, फॉलिकल फेज, ठीक है, फॉलिकल लिख लेते हैं चलो। फॉलिकल के बाद में क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद में लास्ट आपका कौन सा फेज आएगा? दैट इज LH फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज जिसको हम बोलते हैं, LH फेज नहीं, LH फेज की जगह क्या लिख लो? ल्यूटियल फेज, जिसमें ल्यूटियल में जो आपकी कॉर्पस ल्यूटम है वो तो बनेगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगा चली जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपका चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया है, ये था जिसके लिए आप वेट करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये सब आपके टॉपिक वाइज है, क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पढ़ लो। मेरे को नहीं लगता कि आपने सारे जितने भी हमने रिवीजन किया उसके बाद में ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। आराम से वीडियो देखना, आराम से आपसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। जस्ट गो थ्रू दीज ऑल क्वेश्चंस, जो आना होगा 99% इसी में से आएगा पक्का। बस 99% इसी में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्या क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन, मेल फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, बता सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। oogenesis क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? प्यूबर्टी के बाद। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ये सब हम बता सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। लेबल डायग्राम शोइंग द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम अगर आपने ध्यान से देखो, जिसमें हमने सर्टोली सेल, लेडी सेल जो बताई थी, वो वाला क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर बताना है, जिसमें ये मेल है, ये होता है हेड पीस, ये होता है मिडिल पीस, और लास्ट में क्या होती है? टेल। मिडिल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? इस स्पर्म को एनर्जी। टेल क्या देती है? उसको मूव करने में हेल्प। इस हेड के अंदर, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्म हेड होती है, इसके अंदर एक्रोसोम्स होते हैं, और ये जो एक्रोसोम्स है ये उस ओवम के बाहर की जो लेयर है ना, इसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इस ओवम के बाहर की लेयर ब्रेक होगी तभी तो ये स्पर्म इसके अंदर जा पाएगा। तो इस स्पर्म की हेड में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो इस ओवम के बाहर की लेयर को मतलब कैसे आगे कह सकते हो रिमूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? सबसे पहला GnRH, FSH को कह रहा है, ये LH को भी कह रहा है, FSH किसको कह रहा है? सर्टोली को, LH किसको कह रहा है? लेडी को। बड़ा इजी है, याद रख लो कि बड़ा इजी है। उसके बाद में सर्टोली सेल जो है वो वापस एक रिलीज करेगी इनहिबिन, जो कि वापस जाएगा ऊपर और जाके इसको कहेगा कि भाई रुक जाओ, ठीक है। किसको? हाइपोथैलेमस को, या फिर पिट्यूटरी को कह सकते हो। मेजर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स कर सकते हो, बड़ा इजी है। कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं आपको बताइए?
वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लीड टू। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपकी डेवलपमेंट टू में, क्या क्या होता है? तो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में आपके एम्ब्रियो बनेगा, सारे फेज क्या क्या होते हैं आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रोल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कॉर्टिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो आपके कॉर्टिकल का क्या रिएक्शन है, क्या क्या हेल्प कर रहा है कॉर्टिकल, वो आपको बताना है, बड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांटेशन कैसा होता है, आपने अभी पढ़ा ही था, 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर आपने सॉरी फिर मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, वो हमें पता है, आप इजीली बता सकते हो। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। व्हाट इज मेन बाय द पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, व्हिच हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन इट, कौन सा हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है, पता है कौन सा हार्मोन, ये आपके लिए एक सवाल है। अगर आपने सारी स्लाइड ध्यान से देखी है, नहीं देखी तो वापस बैक जाना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको मजा आएगा, आपको जो बाकी चैप्टर्स है वो भी हम ले आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलो थैंक यू।